हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अजीत सर फ्रॉम डायनेमिक क्लास। ये हमारा कार्ड है, इसमें हमारा नंबर है। अगर किसी को लगता है तो आप कॉल कर सकते हो। ऐसे हमारी क्लासेस नंदनवन गुरुदेव नगर में है, नागपुर। आज हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले हैं, टॉपिक का नाम है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला होता है रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए डॉट बी। अगर ये दोनों सेम आता है, दोनों का रैंक सेम आता है तो ये कंसिस्टेंस है, अदरवाइज ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। अगर कोई चीज़ कंसिस्टेंट है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन निकालना पड़ता है और इनफिनाइट सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? अगर रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो जाए। रैंक अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो जाए, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमेशा फिक्सिंग होता है, एक्स वाई जेड होता है। अगर बढ़ जाएगा तो कुछ दूसरा वेरिएबल आएगा तो वो ऑटोमेटिक क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो वैरी करता है। इनफिनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है? रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होता है। तो ये अगर आपको थ्योरी समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं होता, जब मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा तो वहाँ से प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा एक्चुअल में कंसिस्टेंसी कैसे निकालते हैं और कंसिस्टेंसी के न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इस टाइप का है। टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस 6y प्लस 11 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 20y माइनस 6z प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 6y माइनस 11z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले जो भी इक्वेशन गिवन रहता है उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कोई नंबर रहेगा इक्वल्स टू के बाजू में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 6y है, लेकिन यहाँ पे z होना चाहिए, z यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट 11 है और इक्वल्स टू के बाजू में यहाँ पे 0 है। ये भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है और ये भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। हम तीनों को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने लिखा है यहाँ पर राइटिंग अबव इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म 2x प्लस 6y प्लस, यहाँ पे z एब्सेंट था इसलिए यहाँ पे 0 इंटू जेड लिखा, और ये प्लस 11 है, इधर आएगा तो माइनस 11 हो जाएगा। सेम पैटर्न में यहाँ पे 6x प्लस 20y माइनस 6z है, ये प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 6y है, यहाँ पे x होना चाहिए, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x नहीं है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे 0 इंटू एक्स प्लस 6y माइनस 18z, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमने क्या किया यहाँ पर, इस पूरे इक्वेशन को किसके फॉर्मेट में लिखा, ax इक्वल्स टू बी के फॉर्मेट में लिखा। द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इक्वल्स टू बी। ये आपको मालूम है कैसे लिखते हैं। x का जो कॉफिशिएंट 2, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 लिखा, और यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 20, यहाँ पे माइनस 6 है तो यहाँ पे माइनस 6, 0, 6 माइनस 18, और यहाँ पे x है, x में वेरिएबल्स x y z ही रहेगा हमेशा, और यहाँ पे माइनस 11 माइनस 3 और यहाँ पे माइनस 1 यहाँ पे हमने लिखा। अब नया मैट्रिक्स बनाना पड़ता है यहाँ पर। कंसिडर अजमेंटेड मैट्रिक्स C इक्वल्स टू A डॉट B। आपने लास्ट टाइम देखा A का वैल्यू आपको गिवन था, B का वैल्यू आपको गिवन था। आप क्या करोगे, A और B को कंबाइन कर दोगे। अगर A और B को कंबाइन करोगे उसी को बोलते हैं अजमेंटेड मैट्रिक्स, उसको हम C से डिनोट करते हैं। A और B को हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, A डॉट B। हमने यहाँ पे A के जगह पे A का वैल्यू लिखा और B के जगह पे B का वैल्यू लिखा। आपने लास्ट टाइम देखा था वहाँ पे माइनस 11 माइनस 3 माइनस 1 किसका वैल्यू था, B का वैल्यू था। और ये सारे वैल्यू हमने कहाँ से लिए, A का वैल्यू लिया, पीछे से लिया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से लिया। अब मुझे क्या करना पड़ता है, अब मुझे यहाँ पे भी रैंक ही निकालना पड़ता है। एक्चुअली कंसिस्टेंसी का जो टॉपिक है वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बाद पढ़ाया जाता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी में ही रैंक ही निकालना पड़ता है, कुछ नया नहीं करना पड़ता है। बस इसमें थोड़ा सा कंडीशन को चेक करना पड़ता है, और कंडीशन को चेक करने के बाद अपने को एनालिसिस करना पड़ता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो ये टॉपिक के क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 6 है, इस 6 के जगह पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस यहाँ पे ऑलरेडी 0 है ना, यहाँ पे भी इसको 0 करना पड़ेगा। इसको 0 करने के लिए इसका मतलब मुझे चेंजेस किस में करना पड़ेगा, R2 में करना पड़ेगा। R2 में चेंजेस करना है, इसलिए यहाँ पे स्टार्ट किससे किया, R2 से किया, और यहाँ पे स्टार्ट किससे किया, R2 से ही किया। ऐसा मैंने आपको कल
लास्ट टॉपिक में रैंक ऑफ मैट्रिक्स के प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने अपलोड किया है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वहाँ से देख सकते हो आप। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 2 को, तो ये 6 हो जाएगा और ये 6 - 6 यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है R2 माइनस थ्राइस ऑफ R1। सिमिलरली इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करो 18 हो जाएगा, 20 - 18 यहाँ पे 2 हो जाएगा। सेम पैटर्न से ये भी कंडीशन, यहाँ पे भी कंडीशन चेंज होगा और यहाँ पे भी कंडीशन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे 0 है। ये वाले R3 को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया क्योंकि मैं R3 को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है? अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है किसको 0 करना? इस 6 को 0 करना। इस 6 को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर वाले 2 की हेल्प लेंगे। मुझे चेंजेस किस में करना है? R3 में करना है। इसलिए हमारा ऑपरेशन किससे स्टार्ट होगा? R3 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे R3 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है? 2 है। 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा और ये 6 - 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेम पैटर्न से ये भी कंडीशन चेंज होगा और ये भी हमारा चेंज होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। जिस अकॉर्डेंस में आप इस एलिमेंट को 0 करते हो उसी अकॉर्डेंस में इसको भी चेंज करना पड़ता है, इसको भी चेंज करना पड़ता है। और हमारा आंसर क्या आया? 0 0 0 - 91 आया। अगर आपको -91 कहाँ से आया, अगर ये चेक करना है तो आप चेक कर लो। यहाँ पे R3 है, R3 की जगह पे -1 है और इसको अगर -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -90 हो जाएगा। -1 - 90 - 91 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। रफ स्केच करना पड़ेगा आपको। जैसे ही यहाँ पे -91 आया, -91 क्या है? ऑड नंबर है। इसका मतलब आप ऑड नंबर को कुछ भी करके 0 नहीं कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर आपको स्टॉप करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये हुआ इसके बाद का ऑपरेशन नहीं होगा। यहीं से मुझे चेक करना पड़ेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे देखते हैं। यहाँ पर आपको मालूम है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट वैल्यू किसकी वैल्यू है? सी की वैल्यू है। और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो रैंक ऑफ ए कितना निकला? 2 निकला। और यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो रैंक ऑफ टोटल रैंक कितना है? 3 निकला। क्यों 3 है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है? 3 है। और यहाँ से यहाँ तक 2 क्यों आया? क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पे क्या है? 2 है, इसलिए इसका आंसर 2 आया। तो इसका रैंक और टोटल रैंक, मतलब ये अंदर वाले ए का रैंक और टोटल रैंक सेम नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट है। अगर इस छोटे का रैंक और टोटल रैंक सेम होता तो वो कंसिस्टेंट होता, है ना। क्या होता है? कंसिस्टेंट होता। ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ से यहाँ तक का रैंक 2 है और टोटल रैंक क्या है? 3 है। दोनों का रैंक डिफरेंट है, दैट्स व्हाई सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या रहेगा? ये इनकंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट है टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व। यहाँ पे भी आपको x प्लस y प्लस z इक्वल टू 6 गिवन है, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5 गिवन है, 3x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 8 गिवन है। ये इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? इसको चेक करना है ये कंसिस्टेंट है। उसके बाद अगर ये कंसिस्टेंट है तो उसके बाद आपको सॉल्व का मतलब होता है आपको x y z की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। और x y z की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले इसको चेक करना पड़ेगा ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होगा तभी उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अगर इनकंसिस्टेंट है तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं फाइंड करते हैं। लास्ट वाले प्रॉब्लम में आपने देखा वहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट था, हमने उसको वहाँ पे तक ही छोड़ दिया। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इस इक्वेशन को एज इट इज वैसे का वैसे ही लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे? इसको ax इक्वल्स टू बी के फॉर्मेट में डालेंगे। और आपको मालूम है ax और ax इक्वल्स टू बी के फॉर्मेट में कैसे डालते हैं। अगर ax इक्वल्स टू बी के फॉर्मेट में डालते हैं तो ये ऐसा दिखेगा 1 1 1 6, है ना। फिर 1 - 1 2 5, 3 1 1 8 और 2 - 2 3 7 दिखेगा। ये आपको पहले से अच्छी तरीके से आता है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? न्यू मैट्रिक्स सी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी को डिफाइन करना पड़ेगा। और आपको मालूम है सी इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ता है? ए डॉट बी लिखना पड़ता है। तो ए के जगह पे ए का वैल्यू डालेंगे। आपको मालूम है ए का वैल्यू क्या है? ये पूरा का पूरा ए का वैल्यू है, ये पूरा का पूरा बी का वैल्यू है। तो हमने ए को यहाँ पे लिखा और बी को यहाँ पे भी लिखा, दोनों को मिला दिया, उसी को बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हमारा फिर से क्या टारगेट है? फिर से टारगेट है डायगोनल के नीचे वाले वैल्यू को 0 करना। डायगोनल के नीचे क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। सबसे पहले आपको 1 को 0 करना पड़ेगा,
साथ में 3 को और साथ में 2 को भी 0 करना पड़ेगा। अगर आपको इसको 0 करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3, इसको बोलते हैं R4। मतलब आपको चेंजेज करना है R2 में, आपको चेंजेज करना है R3 में, आपको चेंजेज करना है R4 में। तो R2 माइनस क्या लिखा, R1 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। 1 माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, R3 माइनस 3R1, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें सबट्रैक्ट कर दो तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी चेंज होगा, सिमिलरली ये भी चेंज होगा, सिमिलरली ये भी चेंज होगा, और इसका पूरा वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे 2 है, ये किसका एलिमेंट है, ये R4 का एलिमेंट है, इसलिए हमारा ऑपरेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, R4 से स्टार्ट होगा। क्या लिखा है यहाँ पे, R4 माइनस 2R1। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इस 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, साथ में ये भी चेंज होगा, साथ में ये भी चेंज होगा, साथ में ये भी चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, अप्लाइंग R3 माइनस R2। अब प्रीवियस इसमें देखोगे आप तो आपको R3 के एलिमेंट को 0 करना है, इसलिए यहाँ पे लिखा R3 माइनस R2 और R4 माइनस 2R2 लिखा। पीछे वाले इसमें देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये ऑपरेशन के लिए ये आंसर आया है और ये ऑपरेशन के लिए ये आंसर आया है। एक बार आपको पीछे चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे है -3, यहाँ पे है -9, यहाँ पे है -1, यहाँ पे है -3। क्या मैं इसको 0 कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर में क्या है, -3 है, इसके ऊपर में क्या है, -9 है। तो हमने क्या लिया, मुझे चेंजेज किस में करना है, मुझे चेंजेज करना है R4 में, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, R4 इम्प्लाइज R4 माइनस R3/3। R3 का एलिमेंट जो भी है इसको 3 से डिवाइड कर दो और इसमें सबट्रैक्ट कर दो, ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे, चारों के चारों 0 हो जाएंगे। ये चारों के चारों 0 हो जाएंगे। एक बार आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत ही आसान है ये चारों का चारों 0 हो गया। अगर ये चारों के चारों 0 हो गए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का जो रैंक है वो 3 है। क्यों 3 है, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, ये R1, ये R2, R3, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 है। दैट्स वाई यहाँ से यहाँ तक का रैंक क्या हो गया, 3 हो गया। और यहाँ से लेकर यहाँ टोटल रैंक देखोगे तो ये सारे के सारे वैल्यू 0 हैं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो नॉन जीरो रोज कितने हैं, 3 है, इसलिए रैंक 3 हो जाएगा, ये भी रैंक 3 हो जाएगा। दोनों का रैंक सेम आ गया, रैंक ऑफ A इक्वल्स टू रैंक ऑफ C। सिस्टम क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, x है, y है, z है, इसलिए n की वैल्यू 3 हो गई। n की वैल्यू 3 है और हमारा रैंक भी 3 आया, दोनों सेम आया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और यूनिक सॉल्यूशन होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है x, y, z की वैल्यू आएंगी और उसका कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। उसको निकालने के लिए हम हमेशा किसके पास जाएंगे, ये मैट्रिक्स जहाँ से आपने डिसाइड किया ये कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है, इस बॉक्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे ये जो चारों वैल्यू है उसको छोड़ देंगे और ये जो कंप्लीट वैल्यू हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक ये A हो जाएगा और ये जो वैल्यू हो जाएगा ये B हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा है फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, y, z, क्या किया यहाँ पे ax इक्वल्स टू क्या लिखा यहाँ पर b। a के जगह पे क्या लिखा, ऊपर से वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये पूरा वैल्यू a हो जाएगा और ये पूरा वैल्यू b हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे a के जगह पर a का वैल्यू लिखा है ना, a के जगह पे a का वैल्यू लिखा, b के जगह पे b का वैल्यू लिखा और x के जगह पे हमेशा x, y, z लिखते हैं और फॉर्मेट में ax इक्वल्स टू b ही लिखते हैं। अब इस पूरे को सॉल्व किया है और इस पूरे को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है। सबसे पहले इसको पूरे को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को सॉल्व करने के लिए आपको कैल्सी की हेल्प लेना पड़ेगा, है ना, कैल्सी की हेल्प लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा, ध्यान से देखो, हमने इस फॉर्मेट में इसको लिख दिया और मुझे x का, y का, z का वैल्यू निकालना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैल्सी में अगर ये वाली कैल्सी है आपके पास, है ना, ये वाली कैल्सी है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा ये मेन्यू सेटअप में, फिर यहाँ ढूंढना पड़ेगा इक्वेशन कहाँ पे है। इक्वेशन में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा साइमल्टेनियस इक्वेशन में, फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा 3 अननोन्स में, है ना, जाना पड़ेगा 3 अननोन्स में। ये ऐसा फॉर्मेट दिखेगा और यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको 1 फिर 1 फिर 1 फिर 6, फिर यहाँ पे 0 फिर -2 फिर 1 फिर -1 फिर 0 फिर 0
फिर -1 फिर -3। ऐसा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर x का देखो क्या आंसर आया 1, y का क्या आया 2 और z का क्या आया 3 आया। वही आंसर मैंने x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू यहाँ पर 3 लिखा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसके पहले मैंने कंसिस्टेंट का एक प्रॉब्लम लिया और यूनिक सॉल्यूशन का लिया। अब हम लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। इसमें भी आपको लिखा है टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व। कंसिस्टेंसी को चेक करो और इसके बाद इसको सॉल्व करो। उसको करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, जो भी गिवन इक्वेशन है उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि x, y और z तीनों इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए और राइट हैंड साइड में बस नंबर होना चाहिए। तो अब क्या ये ऐसा है? बिल्कुल है। यहाँ पे x अपने जगह पे है, y भी अपने जगह पे है, z भी अपने जगह पे है और इक्वल टू के बाजू में नंबर है और तीनों का तीनों जो इक्वेशन है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, इसलिए इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले से ही है। बस आपको इसको इक्वेशन को ax इक्वल टू b के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा और a के जगह पे क्या हो जाएगा 3 2 1 2 5 3 5 -4 -3 हो जाएगा और x के जगह पे x y z हो जाएगा और b के जगह पे 10 15 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम फिर से क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, अजमेंटिव मैट्रिक्स निकालेंगे। अजमेंटिव मैट्रिक्स में क्या आएगा, c इक्वल्स टू a डॉट b करना पड़ेगा आपको। c के जगह पे c लिखेंगे, इक्वल्स टू के जगह पे इक्वल्स टू और a के जगह पे ये कंप्लीट वैल्यू और b के जगह पे ये वाला कंप्लीट वैल्यू लिखेंगे। राइट है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम फिर से वही काम करेंगे जो हमने किया है, रैंक निकालने की कोशिश करेंगे। रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2 और यहाँ दिख रहा है 5, इसका मतलब ये R2 है और ये R3 है। इसका मतलब मुझे चेंजेस किस में करना पड़ेगा, R2 में करना पड़ेगा और R3 में करना पड़ेगा। R2 में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जस्ट ऊपर में क्या है 3 है, अगर मैं इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है R2 implies 3R2 - 2R1। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो 2 है ये 0 बन जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग ये भी वैरी करेगा। इसके लिए चेक करो आप, 3 × R2 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो 15 हो जाएगा, 15 - 4 यहाँ पे 11 हो जाएगा। सेम पैटर्न में 7 आएगा और यहाँ पे 25 आएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से क्या है, यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे क्या है 5 है। अगर यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ ये है कि इस 5 को 0 करना है। इस 5 को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 5 को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 5 को 0 करने के लिए हम ऊपर R1 की हेल्प लेंगे, फिर वाइस वर्सा करेंगे, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों 15 - 15 0 हो जाएगा और हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा। सेम पैटर्न से ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा, तीनों का तीनों वैल्यू चेंज होगा। अब ये चेंज होने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना पड़ेगा क्या, यहाँ पर R3 के जगह पे -22 है, यहाँ पे -11 है, यहाँ पे -50 है। इसका मतलब मुझे इसको 0 करना है। इसके इमीडिएट ऊपर में क्या है 11 है, 11 से हम तो -22 को इजीली 0 कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, R3 implies R3 + 2 × R2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें ऐड कर दो, ये 0 हो जाएगा साथ में ये भी 0 हो जाएगा, साथ में ये भी 0 हो जाएगा, सभी के सारे वैल्यू 0 हो गए। जैसे ही ये सारे के सारे वैल्यू 0 हो गए तो यहाँ पे आप देखोगे, क्या देखोगे, यहाँ पे जो रैंक आया यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है वो क्या है, वो जो वैल्यू वो A है, मतलब यहाँ से ये R1 है, ये R2 है। तो यहाँ ये छोटे वाले पोर्शन का देखोगे A का, तो उसका रैंक कितना आ रहा है 2 आ रहा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल देखोगे इसका भी रैंक 2 आ रहा है, क्योंकि नॉन जीरो रोज 2 ही है यहाँ पर। मतलब A का रैंक मतलब ये छोटे वाले पोर्शन का अंदर का रैंक और यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट मैट्रिक्स का रैंक, दोनों का रैंक 2 ही आया। इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट है तो उसमें चेक करना पड़ता है यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होता है आपका रैंक। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो यहाँ पे 3 ही हैं, लेकिन यहाँ पर रैंक कितना आया 2 आया, इसलिए ये R = n हो गया, इसलिए ये इनफाइनाइट कंडीशन हो गया। अगर R = n होता तो यूनिक सॉल्यूशन होता, R n है इसलिए ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। अब हमारा टारगेट है x की वैल्यू निकालना, y की वैल्यू निकालना और z की वैल्यू निकालना।
एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकालने के लिए हम फिर से ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्मेट में डालते हैं मैट्रिक्स को, और ये ए कहाँ से आता है, जहाँ से आपने रैंक को डिसाइड किया था वहाँ से आता है ना। फिर ये एक्स वाई जेड और यहाँ पे क्या आएगा, बी का वैल्यू आएगा। फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम कैसे से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर आया हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं, और बहुत कैसे से आपको मालूम है एक्स की एक ही वैल्यू आती है, वाई की एक ही वैल्यू आती है और जेड की एक ही वैल्यू आती है। जब कभी भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए तो आपको कैलसी की हेल्प नहीं लेनी है, आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा वहाँ पर। और सॉल्व करने के लिए आपको इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डालना पड़ेगा, इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 10 है। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को y से, 1 को z से, इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आता है सभी लोगों को। 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को z से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 25 हो जाएगा। और सभी के बीच में प्लस 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 लिखते हैं, और नीचे वाले को 0 का 0 है तो उसको हम छोड़ देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर z के जगह पे क्या डालते हैं, k डालते हैं। जब कभी भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो हमेशा यहाँ पर हम z के जगह पे k एज्यूम कर लेते हैं, हमेशा z को k एज्यूम कर लेते हैं, और इस z का जो वैल्यू k है उसको इक्वेशन नंबर 2 में इस z के जगह पे k डाल देते हैं। यहाँ पे हमने पुट कर दिया k, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर, यहाँ से सॉल्व कर लो आप और यहाँ से y की वैल्यू निकालो। y का वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में इस y के जगह पर ये वाला वैल्यू यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और इस z के जगह पे k की वैल्यू पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। देखो वही यहाँ पे किया है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 11 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 33 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करो 50 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -14 हो जाएगा, ये 11 के से मल्टीप्लाई 11 के हो जाएगा, टोटल डिवाइड बाय 11 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये 110 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करके आपको x का वैल्यू निकाल सकते हो आप यहाँ पे। मतलब x का जो आंसर आया ये आया इन टर्म्स ऑफ k, y का भी आंसर इन टर्म्स ऑफ k आया, और z का वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ k आया। अब मुझे क्या करना है, इनफिनाइट सॉल्यूशन है तो आप k की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 1 ले लो, 0 ले लो, 2 ले लो, -10 लो, कुछ भी ले सकते हो, दुनिया का कोई भी नंबर ले सकते हो, आपको आंसर मिलेगा। इसलिए इसका नाम ही है इनफिनाइट सॉल्यूशन। हमने यहाँ पर k का वैल्यू 0 ले लिया है, तो यहाँ पे 0 डालोगे तो 60/33 हो जाएगा, और ये कट होगा 3 से, तो ये हो जाएगा 20/11। यहाँ पे 0 डालोगे तो 25/11 हो जाएगा, k के जगह पे 0 डालोगे तो z का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये है आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में सबसे पहले आपको यूनिक सॉल्यूशन चेक करना पड़ता है और इनफिनाइट सॉल्यूशन चेक करना पड़ता है, और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते ही हैं इसके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो को, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।